साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसद सत्र खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया है और इस एक्शन के बारे में पता कैसे चलेगा? भाई, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके फैसलों की जानकारी मिलती है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एक्शन कैसे शुरू होता है। भाई, जो आप गुनाह करेंगे उसका हिसाब आपको कभी ना कभी देना पड़ेगा और देखिए कैसे हिसाब हो रहा है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों की बात बताता हूं, अभिजीत दीपके और सौरभ दास। मैं एक्शन दिखाने जा रहा हूं दोस्तों और आपको देख करके समझ में आएगा कि हर काम सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा का पूरा समाज करता है, सिस्टम करता है और जो गुनहगार होते हैं ना उसको सामने निकालने का काम करता है। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों। भाई, संसद सत्र समाप्त हुआ, ये तो आपको दिखाया, उससे क्या फायदे हुए ये भी आपको दिखाया। लेकिन इस सत्र के बाद राहुल गांधी ने एक भाषण दिया दोस्तों, और वो भाषण ऐसा है, आप सुन लेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। जो हरकतें मंच पर राहुल गांधी ने की है वो कल्पना से बाहर है दोस्तों। मेलोनी का नाम लेकर के जिस तरीके से अपने एक नेता के गले चिपट गए वो देखना बहुत जरूरी है। तो आज की कहानी में आपको एक्शन दिखाता हूं और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी आरएसएस का नाम क्यों जपने लगे। मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि राहुल गांधी आरएसएस। एक आध छोटे छोटे क्लिप मैंने सुने, फिर मैंने कहा नहीं, इनका पूरा भाषण सुनना पड़ेगा। आरएसएस के बारे में ही बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही, और तब जाकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। आइए कुछ विंडोज दिखाता हूं दोस्तों। पहले आरएसएस के आगे क्यों गिड़गिड़ाए राहुल गांधी, आपको 2 विंडो से एक पता चलेगा कि आखिर किस दिशा में चीजें जा रही हैं, ये समझा रहा हूं। मैं आरएसएस की भी रक्षा करूंगा जब ... अभी मैं सुनाऊंगा। राहुल गांधी आरएसएस की रक्षा करेंगे, गजब हो गया। अरे भाई, मतलब जन्म से लेके आज तक आप सिर्फ आरएसएस की बुराई करते हैं। आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को खत्म करने के लिए क्या नहीं किया आपने, और आप आरएसएस की रक्षा करेंगे। नेहरू से लेकर के आप सोचिए, नेहरू ने प्रतिबंध लगाया, इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई, इनकी जो कांग्रेस की सरकारें उसने लगाई, खत्म कर देना चाहा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आरएसएस को कोई नहीं खत्म कर सकता। अब सवाल है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आरएसएस की शरण में क्यों जा रहे हैं? तो दूसरा विंडो देखिए। संपत्ति विवाद में फंस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भागे, कल ही की दोनों खबर है दोस्तों। दूसरा 2 विंडो देखिए कैसे एक्शन शुरू होता है। ये सौरभ दास ये गिड़गिड़ा रहे हैं भाई साहब, पूरा एकदम ट्विटर भरा हुआ है इनका कि हमारे घर पुलिस पहुंच गई है, पूछताछ कर रही है, हमारे घर वालों को डरा रही है। क्यों भाई, आप भी तो डराते हैं, सीधे सरकार को ही डराते हैं आप तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक व्यक्ति का, जिनका पूरा राजनीतिक करियर बेदाग रहा है, आपने उनका इस्तीफा ले लिया। भाई, जनता के बीच बेहद लोकप्रिय, आप सोचिए। हाँ ठीक है, पेपर लीक हुआ, कार्रवाई होगी, झारखंड में कार्रवाई की है, ले लिया आपने हेमंत सोरेन का इस्तीफा, पंजाब में ले लिया, हिम्मत नहीं है, लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरा राहुल गांधी, जिसकी खबर अभी मैं दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों राहुल गांधी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो पहले राहुल गांधी की खबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आय से अधिक संपत्ति मामला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, दूसरों पे बड़ा सवाल उठाते हैं ना, अब राहुल गांधी पर उठ गया है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश है दोस्तों, जिसमें सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश है। ये आप समझ लीजिए, ईडी से, सीबीआई से। अच्छा, सीबीआई में तो मान भी लीजिए बच जाएंगे,
ईडी में कैसे बचेंगे, वो तो सीधा अंदर जाने का हिसाब किताब है। अब ये सरकार अगर बहुत उदारता बरते तो अलग चीज है, जो लगता ही है मुझे। लेकिन अगर ईडी से जांच कराने का आदेश हो रहा है दोस्तों, तो इसको हल्के में मत लीजिए। ये मोदी सरकार नहीं कर रही है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है और इसी के खिलाफ ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और आज 14 तारीख है दोस्तों, 17 तारीख को इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये याचिका किसकी है दोस्तों? याचिका एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, विघ्नेश शिशिर। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली, कई गंभीर आरोप लगाए। ये कहा कि राहुल गांधी के पास आय से कहीं अधिक संपत्ति का मामला है। कई सारे सबूत दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अदालत कुछ भी, और ये तो हाई कोर्ट है। उसने कई सारे तर्क रखे, कई सारी चीजें दी, दस्तावेज सौंपे, फिर कहा कि राहुल गांधी के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति। अभी मैं केस बताऊंगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई और ईडी को जांच करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, यह मई का है, अब खबर आई है दोस्तों। यह उम्मीद की जाती है कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है तो शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कानून के अनुसार की जाए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई या ईडी कानून के दायरे में रहते हुए उचित कदम उठा सकती है। यह हाई कोर्ट का निर्देश है ये, यानी सीबीआई और ईडी को खुली छूट है। लेकिन अब यहां पर बोलना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर सरकार उदारता बरतती क्यों है, क्यों नहीं, क्या देना है नहीं देना ये पता तो चलना चाहिए। अच्छा, मामला क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे शुरू हुआ। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है विघ्नेश शिशिर। किस खंडपीठ में सुनवाई हुई, नाम बताता हूं। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ थी, 2 जजों की खंडपीठ थी। यह सुनवाई दोस्तों 12 मई को कोर्ट के चैम्बर में हुई थी। बाद में हाई कोर्ट का यह आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया और इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 20 अगस्त को, 17 अगस्त को मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट और 20 अगस्त को हाई कोर्ट में। यानी राहुल गांधी को डर लग रहा है। और डर क्यों लग रहा है यह भी जानना चाहिए। आखिर विघ्नेश शिशिर ने कौन सा खुलासा किया, क्या दावे किए हैं? विघ्नेश शिशिर ने दोस्तों राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर के यह याचिका डाली है, उस पर सवाल उठाया। पिछले 22 साल में राहुल गांधी ने कुल 54 विदेशी यात्राएं की हैं और इसमें उन पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारी भरकम खर्च जो इनकी आय से मेल नहीं खाता। इतना पैसा आया कहां से इनके पास? अच्छा, 2024 में जो हलफनामा डाला है राहुल गांधी ने दोस्तों, उसमें जो इनकी पूरी चल अचल संपत्ति सब कुछ मिला करके 20 करोड़ 39 लाख रुपए घोषित की गई है। और विदेश यात्राओं में खर्च कितना? 60 करोड़ रुपए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को समझ में आया कि भाई मामले में दम है, जांच तो हो सकती है, और जांच के आदेश दे दिए गए। यह है कहानी। अब राहुल गांधी अचानक से भागे भागे पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, मिलोट बचाओ। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, आपको बता दूं मैं, ईडी का जो डायरेक्टर है उसका 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया है। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, ज्यादा दिन नहीं है, हाल ही की बात है। यानी सरकार भी काम कर रही है दोस्तों। अब जब ये सारा मामला खुला कल ही दोस्तों, उसी समय राहुल गांधी का एक चौंकाने वाला बयान आया और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आया है। दिन भर सोते जगते उठते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसने वाले राहुल गांधी अचानक से पूरा यूटर्न ले लेते हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस क्या था। अब आप जाके पूछ लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेताओं से कि आरएसएस क्या है, वो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आरएसएस में विचारों का जो पुंज है उसको समझना इतना आसान नहीं है। वो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता, उसको जीना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने सब बता दिया आरएसएस क्या है। ये कहते हैं आरएसएस क्या था।
जरा सुनिए, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को भी सुनना चाहिए कि ये पलटनी कैसे खा गए भाई। जरा सुनिए ना। कहना है आरएसएस क्या था। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। वाह, सुन के तो मजा आ गया होगा दोस्तों। जो छोटा बिजनेसमैन था, ये स्टडी किया है राहुल गांधी ने, जो मिठाई की दुकान, सोनार, लोहार, वो सब आरएसएस थे। अब तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं, मान लिया इन्होंने, इनके पूरे खानदान में कोई आरएसएस के बारे में ऐसा नहीं कहा, इन्होंने स्टडी की है, उस समय ऐसा ही था। अब जो अभी बुराई कर रहे हैं, फिर इनके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, प्रियंका गांधी या बाकियों की, वो बोलेंगे कि आरएसएस ऐसा था, तब बहुत अच्छा था, ये कहेंगी। अभी राहुल गांधी नहीं मान रहे। इसके बाद राहुल गांधी एक और बात कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि हम आरएसएस की रक्षा करेंगे, हम इस देश में रक्षा का हमको अधिकार है। अब मजे की बात यह है कि जिस व्यक्ति को ये देश पिछले 100 चुनावों से, 99 चुनावों से दरकिनार कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो स्वघोषित स्वयंभू बन गया कि आरएसएस की मैं रक्षा करूंगा। सुन लीजिए। आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है, हमारा ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी क्या आरएसएस की रक्षा करेंगे? कल का मैं कुछ हिस्सा सुनाता हूं, आपको यकीन नहीं होगा किस तरह की भाषा, किस तरह के बयान। जिस व्यक्ति का पूरा परिवार सत्ता के प्रतिष्ठान के केंद्र में रहा, 3 प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के सारे प्रधानमंत्री, वो व्यक्ति कहता क्या है भाई? वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर एक अश्लील हरकत बल्कि कर रहा है, जिसमें मेलोनी को भी जोड़ता है, इटली की प्रधानमंत्री को जोड़ता है। अरे यही शर्म होनी चाहिए कि आपकी माताजी उसी इटली से हैं, वहीं की वो प्रधानमंत्री हैं। आप सोचिए, देख लीजिए इस हिस्से को। माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? लगातार 99 चुनाव हारने के बाद, लगातार 12 साल से सत्ता से दूर रहने के बाद, राहुल गांधी में फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है दोस्तों, उसको आप इस बयान से समझ सकते हैं। ये कहते हैं राहुल गांधी रात को सोता नहीं है। बताइए, कम से कम उम्र का भी लिहाज होता है, कुछ नहीं है। सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। इसी तरह का बयान दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी पे बयान दिया इन्होंने। इसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, गंदी गंदी बातें, अजीबो गरीब शब्दावली। इस बार कह रहे हैं कि अमित शाह शो कॉल्ड चाणक्य, सरदार पटेल, उसके बाद तड़ीपार। भाषा सुनिए, सिर्फ भाषा सुन लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बात करते हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। और उसके बाद दोस्तों इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय पार्टी, पूरा का पूरा जनमत, ये उसको भी खारिज करते हैं। जरा इस हिस्से को सुनिए, क्या बोलते हैं, यू आर लिटरली फाइटिंग अ बंच ऑफ जोकर्स। सुन लीजिए। Literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history. दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जो खुद को पप्पू कहा, उस इमेज को तोड़ने के लिए ये 70-80 के दशक में जो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बने हुए थे ना,
उसी इमेज को धारण करना चाहते हैं, हो नहीं पाएगा। वो टैलेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। एक कोई फिल्म भी थी जिसमें कोई अच्छा सूटेड बूटेड पहन के आ जाता है, तो वो कहा जाता है, डायलॉग मुझे ध्यान नहीं है किस फिल्म का है, कि भैया सूट तो पहन लोगे, यहाँ वाला कहाँ से लाओगे। ये कहानी है दोस्तों। तो ये राहुल गांधी की कहानी है। ज़रा मैं अभिजीत दीपके और सौरभ दास की भी बात बताता हूँ। ये नई मुसीबत में फंसेंगे दोस्तों। एक नई मुसीबत मध्य प्रदेश से आई है। एक व्यक्ति ने वहाँ पर मध्य प्रदेश में अभिजीत दीपके और सौरभ दास के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। और ये शिकायत दोस्तों जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नाबालिग लड़के लड़कियों की मौजूदगी को लेकर है। यहां पर नाबालिग लड़के लड़कियों को लाया गया, गालियां दिलवाई गई। कई लोगों ने कहा कि मुझे नशे में समझ में नहीं आया कि मैं कितनी गंदी गालियां दे रही हूं, ये बताया लड़कियों ने। अब ये क्या मामला है? ये मामला दर्ज हो चुका है दोस्तों। इनका नाम है, मुंबई के निवासी हैं फैजान अंसारी। और ये शिकायत में कहते हैं कि जांच के जरिए पता लगाया जाए कि दीपके दास या अन्य व्यक्ति नाबालिगों को प्रदर्शन में लाने, आमंत्रित करने, प्रोत्साहित करने या उनकी भागीदारी को सुगम बनाने में शामिल थे या नहीं। मुझे लगता है दोस्तों जांच तो होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? दूसरा, सौरभ दास की भी कहानी दिखा देता हूं। सौरभ दास भगवाए हुए हैं एकदम से। उनको लगता है कि बस हम सबके खिलाफ बोलेंगे, सबकी जांच करेंगे, हमारी कोई नहीं कर सकता। ये जेंजी हैं। जेंजी के नाम पे गुंडागर्दी करना इनका अधिकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जब चाहे, वो बाबा सहगल का गाना है ना शायद, कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, यही गाना है ना, मैं चाहे इधर नाचूं, मैं चाहे उधर नाचूं। एक बड़ा अच्छा गाना है। ये दरअसल वैसी ही जेंजी हैं। इनको लगता है कि हम दूसरों को कुछ भी कर दें, सब मेरा अधिकार है, लेकिन हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। इनको फंड कहां से आता है, पैसे कहां से मिलते हैं, ये कोई नहीं पूछे। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, पुडुचेरी पुलिस इनके घर पहुंची। ये खुद इसी ने जानकारी दी एक्स पर पोस्ट करके, और कहा है कि पुडुचेरी पुलिस हमारे परिवार का उत्पीड़न कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अरे भाई, पूछताछ तो होगी। ये पैसे आ कहां से रहे हैं, इतना फंड कहां से आ रहा है? ऐसा कौन सा डिग्री हासिल कर लिया भाई कि जो हमारे आईटीएन नहीं कर पाते, आईआईएम वाले नहीं कर पाते? आपने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, कौन सा तीर छोड़ दिया? दरअसल दोस्तों क्या है, मोदी सरकार बहुत आस्ते आस्ते काम करती है। अभी कांग्रेस की सरकार होती ना तो पूरा लपेट देती, 1000 केस होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही कार्रवाई हो रही है। इसका ट्वीट भी दिखा देता हूं जिसमें ये रोता गाता है और पूरा एक एक चीज लिख रहा है, सारे लोग लगे हैं। अब देखिए ये लड़ाई तो दोस्तों क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल एकदम पीक पे चला गया। मैं आपको बताता हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं जंतर मंतर वाला मामला यार ये तो बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ नहीं बिगड़ा है। दरअसल मोदी जी भी अलग तरीके से सोचते हैं, वो इस देश का कोई आदमी नहीं सोचता है। मोदी जी के सोचने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात कह के समझाता हूं। जंतर मंतर में क्या हुआ, अब पूरी की पूरी एक ऐसी पीढ़ी अभी तैयार हुई है जिसको पता नहीं कि 12-13 साल पहले की सरकार थी कैसे। भाई नई पीढ़ी है ना, जो अभी मान लीजिए जेंजी जो अभी वोटिंग दे रहे होंगे, वोट करेंगे, 18 साल मान लीजिए, 20 साल मान लीजिए, अब 12 साल पहले वो 8-9 साल में क्या सोचते होंगे, खुद सोचिए। उनको पता नहीं कि कांग्रेस की सरकार कैसी थी, तो कुछ अगर गलत होता है तो उनमें गुस्सा उमड़ता है। अब वो गुस्सा जंतर मंतर पे दिखा, लेकिन गुस्सा सिर्फ वो नहीं है दोस्तों, वो फ्रस्ट्रेशन 12-13 साल पहले वाला कि हम मोदी को हरा ही नहीं सकते, ये फ्रस्ट्रेशन भी दिखा है दोस्तों जंतर मंतर में। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, इस बात को समझिएगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, संसद सत्र अब खत्म हो गया, अब सभी अपने अपने एक्शन में जुट गए हैं। देखते जाइए क्या क्या होता है।
आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें लिख दीजिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को जितना हो सके सहयोग कीजिए ताकि और बेहतर काम आपके सामने कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।